हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू ForumIAS। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे। हमारे साथ क्लास 12 की एनसीईआरटी है और चैप्टर 2 में हमने हैदराबाद और कर्नाटक और बंगाल तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आपके साथ अवध और केरला को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर मैसूर और जो राजपूत स्टेट वगैरह होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा अवध की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देख लेते हैं। देखिए, जो करंट का हमारा पूरा यूपी है वही उस समय का अवध हुआ करता है। आज भी अवध वाला एरिया कहा जाता है कि अवध, बहुत सारे फोक सॉन्ग में भी आप अवध का नाम सुनेंगे। ऐसी कंडीशन में 1722 तक आते आते यहाँ के जो सूबेदार वगैरह थे, दीवान वगैरह थे, उन्हें लगा कि अब हम भी अलग होकर अलग फ्री एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों, थोड़ा रीजन समझ लीजिए। इससे पहले हमने देखा था कि 1770 तक आते आते जो बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुली खां वगैरह, मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को फ्री रूलर डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे में जो बंगाल अवध के जो नवाब थे ये थोड़ा मुगलों के पास में थे, इन सेंस दिल्ली से थोड़ी पास में थी, तो इन्हें थोड़ा टाइम लग रहा था। इन्हें डर लगता था कि कभी भी वो पूरी आर्मी लेकर इनके पास आ जाएगा। तो इन्हें टाइम लगा। 1722 में जब मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क को गवर्नर बनाया अवध का, तब इसे लगा कि इसके पास अब बहुत ज़्यादा पावर है और ये अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर सकता है। याद कीजिए, मोहम्मद शाह के टाइम में निजाम उल मुल्क जो उनका मेन इंपॉर्टेंट वजीर था, जो लेटर ऑन हैदराबाद राज्य की स्थापना करेगा। तो ऐसे में बुरहान उल मुल्क को मौका मिल गया और इसने अवध राज्य की अलग स्थापना कर दी। तो आगे देखते हम क्या होता है। देखिए, एज यूजुअल जैसे ही अपने आप को ये दिल्ली से कोई भी सामंत वगैरह, वजीर वगैरह अपने आप को फ्री डिक्लेयर करते थे, जो उनके अंडर में जो लोग थे, जो जमींदार वगैरह, जागीरदार वगैरह, उनके खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट करते थे। तो सेम कंडीशन इनके साथ भी हुआ। सभी लोगों ने क्या किया कि इन्हें टैक्स वगैरह देना या लैंड टैक्स वगैरह देना मना कर दिया। तो इन्हें बहुत लंबा समय लगा इनको थोड़ा सा सप्रेस करने में। जितने भी जमींदार, जागीरदार वगैरह हैं, इन सबको सप्रेस तो इन्होंने कर दिया, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ी। आगे देखते हैं क्या होता है इनके टाइम में। देखिए, इसने बुरहान उल मुल्क ने जो रेवेन्यू सेटलमेंट था इसे 1723 में फिर से स्टार्ट किया, थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया था कि पैसे कहाँ से आएंगे। जब तक कि लैंड रेवेन्यू वगैरह जनरेट ना हो तो शासन करना आसान नहीं होगा, उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो 1723 में इन्होंने नया सेटलमेंट लागू किया और साथ ही साथ जो किसान थे उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और किसानों के लिए, ज़मींदारों से इन्हें बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी वगैरह बनाई, ताकि जो कोई भी जमींदार पीजेंट का शोषण ना कर सके। इसलिए इन्होंने जो जागीरदारी प्रथा थी उसे फिर से कंटिन्यू किया। याद कीजिए, जागीरदारी को हमने देखा था। जागीरदारी सिस्टम क्या था, पर्टिकुलर कोई एरिया किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, वहाँ पे जितने भी रेवेन्यू वगैरह थे, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थे, उसे देखना होता था। तो आगे हम देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि औरंगजेब के डेथ के बाद जितने भी रूलर होंगे, छोटे सामंत व सभी लोग, कोई भी हिंदू और मुस्लिम में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीजन ये था कि औरंगजेब का हश्र सभी ने देख लिया था, उसे कितना रिवोल्ट फेस करना पड़ा था। इसी कंडीशन में इसने भी यही किया और हिंदू और मुस्लिमों में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया। और जितने भी इसको ऑफिशियल्स वगैरह थे, ऊंचे पद पे लोग थे, उनमें इन्हें जगह दी। जितने हिंदू थे उतने ही मुस्लिम भी थे। आगे देखते हैं। देखिए, 1739 में जब इसकी डेथ होती है तब तक ये अपने आप को 100% फ्री रूलर डिक्लेयर कर चुका होता था और अपने जो ऑफिस है, जो अपने राज वाली राजगद्दी है, उसे हेरिडेटरी बना चुका था। मतलब वंशानुगत अब इसी का कोई सक्सेसर, इसी का बेटा या बेटी या फिर इसका भतीजा, फैमिली का लोग ही कोई रूलर बनेगा। तो ऐसे में 1739 के बाद इसका सक्सेसर होगा सफदरजंग। तो हम थोड़ा सफदरजंग को देख लेते हैं कि ये कुछ सफदरजंग के टाइम के तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सफदरजंग रूल करना स्टार्ट करता है और इसके टाइम में भी सेम कंडीशन होती है। जितने भी जमींदार व सूबेदार वगैरह थे वो रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं। और उस समय याद कीजिए, ये वो समय था जब मराठा अपने आप को बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंस कर रहे थे और एक्सपेंशन पॉलिसी उनकी चलते जा रही थी। बहुत बड़ा एरिया उनके पास भले ही ना हो, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो गई थी और वो जहाँ तहाँ इधर उधर दूसरों के लिए लड़ते फिरते थे। मतलब इस तरह से कहिए कि किराए के लिए, पैसे के लिए वो कहीं भी लड़ने पहुँच जाते थे। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि जो इनके रिवोल्ट होते हैं
उन्हें सप्रेस करने के लिए सफदरजंग मराठाओं से, मराठा के जो सरदार थे उनसे एक अलायंस बनाता है और उनकी मदद लेता है अपने एरिया में रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो पैसा उन्हें चाहिए था, पैसा मिलता है, वो एरिया सप्रेस करते हैं। कहा जाता है कि जब रोहिल्ला और बंगस पठानों ने सफदरजंग के खिलाफ रिवोल्ट किया तो उन्हें सप्रेस करने के लिए इन्होंने इन्हीं मराठों को और जाटों को भाड़े के तौर पे बुलाया और मराठा जो एक दिन का 25,000 रुपये चार्ज कर रहे थे और जो जाट थे वो 15,000 पे कर क्या मतलब डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे में समझिए कि एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ भाड़े के टट्टू रह गए थे। उस समय तक जहाँ पैसा मिलता था वहाँ लड़ने के लिए पहुँच जाते थे। तो सफदरजंग इन्हें हेल्प करता है, इनको यूज करता है अपने को हेल्प कराने में। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सफदरजंग में जो जस्टिस सिस्टम था उसे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की थी और बहुत सारे न्यायिक सुधार वगैरह किए थे। इसके समय की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि जो मराठा सरदार जो अपने आप को इमर्ज कर रहे थे, याद कीजिए यही वो समय था जो बैटल ऑफ पानीपत हो रहा था, किसके किसके बीच में, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के टाइम में। याद कीजिए मराठा अब इतने बड़े हो गए थे कि और जो मुगल एम्पायर था वो उनसे हेल्प ले रहा था। तो इसी कंडीशन में सफदरजंग ने भी उससे कुछ अलायंस बनाए थे, कुछ एग्रीमेंट किए थे, बट सफदरजंग से इनका एग्रीमेंट टूट जाता है और लेटर ऑन फिर से ये इनके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। वो हम अलग से हिस्ट्री क्लास में जाकर देखेंगे। तो यहाँ ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। इसके टाइम में भी देखिए हिंदू डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हिंदू और मुस्लिमों में। इसके समय में सबसे ऊंचे पद पर एक नवाब राय महाराजा जो थे वो पद पर थे। तो इसलिए ये बात थोड़ा प्रमाणित होती है कि इन्होंने भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हिंदू और मुस्लिमों में नहीं किया, सभी लोगों को ये समान अवसर दे रहे थे। आगे हम देखते हैं सफदरजंग के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सफदरजंग के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके टाइम में जो लखनऊ, हमारा वर्तमान का शहर है लखनऊ, ये अवध का सबसे मेन सेंटर हुआ करता था, मेन सिटी हुआ करता था। और यहीं पर जो नवाब वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधी जो कल्चर है वो डेवलप होती है। जो हम आज भी देखते हैं कि हम कहते हैं कि लखनऊ के नवाब हैं, तो नवाब वाली जो कॉन्सेप्ट थी यहीं से डेवलप होती है। और इनके टाइम में ही लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, इन सब को थोड़ा सा इमरजेंस मिलता है और लखनऊ एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है और दिल्ली के सामने चुनौती प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि जो चीज़ें उस समय दिल्ली में नहीं बनती थीं वो उस समय तक आकर लखनऊ में डेवलप होने लगी थी, खास करके हैंडीक्राफ्ट वगैरह में और आर्ट वगैरह में, लिटरेचर वगैरह में। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि जो लखनऊ का जो संस्कृति है मेन इमर्ज हुआ है हमारे सफदरजंग के टाइम में। आगे देखते हैं सफदरजंग के टाइम में। देखिए 1754 में जब इसकी डेथ होती है उस समय तक इसने पूरे के पूरे अवध एरिया को, जो वर्तमान का इलाहाबाद वगैरह इलाका है, उस सब के सब इसके अंडर में थे। तो वहाँ पर इसने एक शांति व्यवस्था स्थापित की थी। समझिए ये वो समय है 1754। इसके बाद हम देखेंगे कहाँ, उधर बंगाल के साइड में अंग्रेज पूरी तरह से फैलते जा रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसके बाद अंग्रेज बंगाल से निकलकर अवध की तरफ आ जाएंगे, पूरे एरिया पर अपना कब्जा करने लगेंगे। तो इसके बाद सफदरजंग के डेथ के बाद जो अवध साम्राज्य था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और अब वहाँ पर अंग्रेजों का राज हो जाता है। तो इसके बाद हम इसी वीडियो में थोड़ा सा केरला को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केरला की थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं। जो हमारा वर्तमान वाला केरल है ये साउथ में, यही उस समय भी केरल था, लेकिन ये केरल 3-4 इंपॉर्टेंट सिटीज में, बड़े बड़े एरिया में डिवाइड था। कौन कौन से एरिया थे ये? एक था कालीकट, एक था चराइकल, एक था कोचिन और एक था त्रावणकोर। तो इन चारों में जो त्रावणकोर था वहाँ का जो रूलर था मार्तंड वर्मा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और स्ट्रॉन्ग था। तो इसने ही रूल किया पर्टिकुलर पूरे के पूरे केरल वाले एरिया पे। तो हम मार्तंड वर्मा के थोड़ा विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए 1729 के बाद जो किंग मार्तंड वर्मा था इसने ही पूरे एरिया में अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी बनाई, फैलाई और रूल करना स्टार्ट करता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे हम, किंग कौन था? मार्तंड वर्मा। आगे देखते हैं इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, वो भी पूरे के पूरे वेस्टर्न मॉडल पे। वेस्टर्न मॉडल पे क्यों बनाया होगा आप समझ सकते हैं। ये वो समय था जब अंग्रेज साउथ इंडिया से आना जाना उनका कंटिन्यू लगा हुआ था। डच आ चुके थे, फ्रांसिस आ चुके थे, ब्रिटिशर्स आ चुके थे। तो इनको ये समझ में आ गया था कि अगर इन लोगों से लड़ना है तो हमारी आर्मी जो हो, सेना जो हो, वो इन्हीं की तरह होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम पूरी तरह से डिफीट हो जाएंगे। तो
मॉडल इनका जो था यूरोपियन मॉडल पे, इन्होंने पूरी की पूरी आर्मी बनाई और यूरोपियन ऑफिसर जो समय के थे उनसे हेल्प ली। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने किया था अपने टाइम में, और मॉडल आर्सेनल वगैरह भी स्थापित किए। आगे देखते हैं हम इनको। देखिए इसने सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया अपने टाइम में, जो क्यूलोन और इलाया दाम था, ये शहर, ये नॉर्दर्न साइड में, यहाँ पर सबसे पहले कब्जा किया और धीरे धीरे अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी बनाई। अब ये साउथ में था त्रावणकोर, याद कीजिए, थोड़ा देख लीजिए अब कंडीशन। त्रावणकोर कहाँ है? साउथ में। अब कोची कराईकल वगैरह सब क्या है? नॉर्दर्न पार्ट में है। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। और आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए जब ये नॉर्थवर्ड्स आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कोची तक अपने एरिया को स्पेंड कर लिया। अब कोची भी इनके पार्ट में हो गया। कोची कहाँ है? वर्तमान में यहाँ पर। त्रावणकोर कहाँ? जहाँ नीचे। अब नर्दन को पहुँच रहा। अब ये कालीकट वगैरह जो है, चिराकल वगैरह है, ये भी अपने अंडर में कर लेंगे लेटर ऑन। देखिए 1763 में आते आते तक इसने कोची हो और कालीकट हो, और त्रावणकोर तो इनके अंडर में था ही, तो इन सारे एरिया को भी अपने कब्जे में कर लेता है। याद कीजिए ये वही समय है जब 1766 में जो हैदर अली है वो इस सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। क्यों? कि इस समय तक जो मैसूर है, ये मैसूर राज्य यहाँ स्थापित हो चुका है हैदर अली के नेतृत्व में। तो हैदर अली भी अपने एरिया बढ़ा रहा था। इधर आप मार्तंड वर्मा नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, तो मैसूर का जो रूलर था हैदर अली, वो साउथ की तरफ अपना बढ़ते जा रहा था। तो हैदर अली इनसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो देखेंगे हम कैसे हैदर अली इन्हें डिफीट करके पूरे एरिया अपने अंडर में कर लेगा। आगे देखते हैं। देखिए हमने 76 वाला हैदर अली वाला एरिया डिस्कस कर लिया। आगे यही जो इम्पोर्टेंट काम थे मार्तंड वर्मा के टाइम का, उसे ज़रा देख लेते हैं। देखिए इसने इरिगेशन पे, कनाल वगैरह पे विशेष काम किए। जितने एग्रीकल्चरल लैंड थे उन्हें एक समय पे सिंचाई के लिए कैनाल वगैरह बनाए, और व्यापार के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए रोड बनवाए, और साथ ही साथ जो फॉरेन ट्रेड था उसे बढ़ावा दिया। क्योंकि आप समझिए ये वो समय था जब अंग्रेजों ने ये समझा दिया था कि विदेशी व्यापार से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है इंटरनल ट्रेड के अलावा। तो जो इसने इनकरेज किया फॉरेन ट्रेड को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए जो 18th सेंचुरी वाला ये समय है, इसी के समय में जो मलयालम लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ, और जो लिटरेचर जो लिखे गए, जो चीज़ें, वही हम डांस फॉर्म में बाद में देखते हैं। बहुत सारे कर्नाटका में, ये केरला में साइड में डांस फॉर्म दिखता है। तो ये लिटरेचर फॉर्म में जो था वो आगे बढ़कर डांस फॉर्म में बनता है। तो लिटरेचर डेवलप कहाँ हो रहा है? मलयालम लिटरेचर, ये इसी मार्तंड वर्मा के टाइम में होगा। और साथ ही साथ जो त्रिवेंद्रम, जो त्रावणकोर का कैपिटल था, आज भी त्रिवेंद्रम सिटी है, आज भी देखिए जाके देखिए कल्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो। तो वो उस समय से स्ट्रांग है। समझिए कि त्रावणकोर की राजधानी जो त्रिवेंद्रम है कैपिटल, वो संस्कृत के लिए, स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, और कल्चरली बहुत ज़्यादा अपने आप को इमर्ज कर रहा था। लेकिन एक तरफ जहाँ ये संस्कृत को डेवलप कर रहे थे, दूसरी तरफ हैदर अली अपने एरिया बढ़ाने में लगा था। तो आगे देखते हैं जो इनका सक्सेसर होता है राम वर्मा, मार्तंड वर्मा का, कहा जाता है कि ये अपने आप ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी इसकी, ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी इसकी। ये खुद बहुत अच्छा पोएट भी था, बहुत अच्छा स्कॉलर भी था, और कहा जाता है कि बहुत अच्छा एक्टर भी था। बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये मेंशन किया है कि अपने समय का, उस समय का एक फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था। वर्तमान में समझिए कि अगर कोई बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो उसे कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो उस समय जब अंग्रेज इंडिया आ रहे थे, उस समय ये फ्लुएंट इंग्लिश में बातें करता था, और यूरोपियन जो भी चीज़ें हो रही थी, जो पेपर वगैरह निकलते थे, उनमें इंटरेस्ट लेता था, पढ़ाई करता था। तो इसके समय तक ही देखेंगे कैसे हैदर अली पूरे जो एरिया था सदर्न पार्ट वाला हमारा, उन पर कब्जा कर लेगा, और केरला राज्य जो है पूरी तरह से मैसूर राज्य के अंदर में चला जाएगा। तो आगे हम मैसूर वाला जो सेक्शन है उसे डिस्कस करेंगे, और कैसे हैदर अली नया राज्य इस्टेब्लिश करेगा, और कैसे उसका सक्सेसर जो टीपू सुल्तान होगा वो रूल करेगा। तो उसे अगले वीडियो में फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.